रिवीजन। जिस तरह से कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को पीक तक पहुंचाने के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा रिवीजन आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन को किसी और लेवल पर पहुंचा सकता है। एक अच्छा रिवीजन आपकी रैंक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेकर के आ सकता है, क्योंकि रिवीजन ही वो चीज़ है जो हमें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि जो हमने सब कुछ पढ़ा है उसका हम मैक्सिमम आउटपुट हमारे एग्जाम में गेन कर पाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको अपना रिवीजन प्लान करना चाहिए और किस तरह से आप अपने एग्जाम्स में मैक्सिमम अपनी तैयारी का आउटपुट निकाल करके ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वाइटल है, और किस तरह से आपको अपना रिवीजन प्लान करना चाहिए। देखिए बच्चों, रिवीजन जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सपोज आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक रिवीजन होता है जो आप डेली करते हैं। डेली आप क्लासरूम में जो गए या आपने जो क्लासेस में पढ़ा, जो नोट्स प्रिपेयर करे, उनका रिवीजन आपने किया। एक वीकली रिवीजन होता है जो आप पूरे वीक का जो भी स्टडी मटेरियल है, आपका जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आपने रिवाइज करनी है। फिर मंथली रिवीजन हो सकते हैं, या अपने पर्टिकुलर जो टेस्ट होते हैं, आपके जो पीरियडिक टेस्ट होते हैं, पीटी होते हैं, सीटी होते हैं, क्यूमुलेटिव टेस्ट होते हैं, उनके लिए आप रिवाइज कर रहे हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेई मेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेई मेंस जो इस मंथ का अटेम्प्ट था वो पोस्टपोन हो चुका है। तो हम जो कोविड की सिचुएशन है उसको देखते हुए अगर माने तो भी एटलीस्ट 40 टू 45 डेज तो एटलीस्ट आपके पास आज से होंगे ही होंगे, इवन उससे ज्यादा ही होंगे। बट हम एक मिनिमम जो है नंबर ऑफ डेज लेकर के चल रहे हैं, तो लेट्स से 30-40 डेज अपने पास है। तो 30-40 डेज जो है बिफोर द एग्जाम, हमको उसमें हमारा जो सारा सिलेबस है वो रिवाइज करना है। और रिवाइज इस तरह से करना है, हमारे रिविजन का टारगेट ये होना चाहिए ताकि हम हर चीज को एक बार टच कर लें। कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मिस हो रहे हैं तो वो हम देख लें, कहाँ हमें अभी भी प्रॉब्लम है, हम और थोड़ा टाइम देना चाहें उस प्रॉब्लम को, तो पहले हम वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, फिर हम उसको टाइम दे सकें। और साथ ही साथ हम ये कॉन्फिडेंस भी गेन कर सके कि जो जो चीजें हमारे सिलेबस में हैं वो सभी हम टच कर चुके हैं, वो सभी हम देख चुके हैं, और वो सभी हम कवर कर चुके हैं। ये कॉन्फिडेंस लेकर के हमें एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, तब जाकर के हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ा हमने बहुत कुछ है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने सारा सिलेबस अभी कंप्लीट कर लिया है, अब हमें उसको एक फिनिशिंग टच देने की जरूरत है। तो उसी बेसिस पर हम बात करेंगे जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये जो मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं, ये एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि आप सभी के लिए काम करेगा। क्या होता है कि हर पर्सन टू पर्सन ये चीजें डिपेंड करती है। हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए रिवीजन करने का तरीका अलग हो सकता है। किसी के लिए क्या चीज ज्यादा फ्रूटफुल हो सकती है, किसी के लिए कुछ और चीज ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक टेंटेटिव आइडिया देने वाला हूं। ये आप सिर्फ जेईई मेंस नहीं, कोई भी एग्जाम्स में अगर आपके कुछ दिन बचे हैं, फाइनल एग्जाम के लिए कुछ दिन बचे हैं, तो उसमें आपको अपना रिवीजन किस तरह से प्लान करना है, उसमें ये आइडिया आपके लिए यूजफुल हो सकता है। और इस आइडिया में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, गो थ्रू करता हूं, आप मेरे साथ बने रहें, लास्ट तक इस वीडियो को देखें तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सिलेबस का मैं, जैसा मैंने बताया कि मैं जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्जांपल को या इस आइडिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे जो तीनों सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का आप डिटेल्ड सिलेबस लिख लें। अब सिलेबस आपको कैसे लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है सेक्शन। जैसे मैकेनिक्स की बात करें, उसके बाद आपको लिखना है चैप्टर्स। मैकेनिक्स में आपका आ गया स्ट्रेट लाइन मोशन आ गया, ठीक है, आपका एनएलएम आ गया, फ्रिक्शन आ गया। उसमें भी अगर आप सब टॉपिक्स लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे एनएलएम में आपने लिख लिया सूडो फोर्स वाले प्रॉब्लम लिख लिए, टू ब्लॉक प्रॉब्लम लिख लिए फ्रिक्शन में। इस तरीके से और भी आप फर्दर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये जितना ज्यादा आप क्लासिफाई करेंगे उतना बेटर होगा। क्या फायदा होगा इस चीज से? इस चीज से ये फायदा होगा कि कुछ भी चीज मिस नहीं होगी। जब हम रिवीजन कर रहे होंगे तो हम हर एक पॉइंट को कवर अप करते हुए चलेंगे, ताकि हमें पता चलेगा कि कोई भी एक पॉइंट हमने मिस नहीं किया है। दूसरी चीज, अगर आप इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल उसी अलाइनमेंट में लिखें, उसी तरीके से लिखें जैसा आपने पूरा साल, पूरा जो हमारा सिलेबस कवर करने के लिए आपने जो प्रिपरेशन की है वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से की है वैसे ही करें। जिस तरीके से आपने टॉपिक्स के नाम लिखे हैं अपने नोट्स में, जिस तरीके से आप जो भी स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं उसमें जिस तरीके से टॉपिक्स
दिए हुए हैं, जैसा सिलेबस दिया हुआ है आप उसी तरीके से उन टॉपिक्स को एक बार लिख लें, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। ये काम हमने कर लिया, इसको रख दें। अब उसके बाद आप देखें कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं और हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने हैं। सपोज हम 40 डेज का प्लानर कर रहे हैं, तो हमारे पास सपोज नंबर ऑफ डेज है 40। अब आप देखें कि आपके लिए सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा है, या सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपको कौन सा लगता है, या किसमें आप सबसे कम कंफर्टेबल हैं। तो सपोज कीजिए कि फिजिक्स में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, या फिजिक्स आपके लिए टफ है, उसको आप ज्यादा टाइम देना चाहते हैं। तो 40 डेज में से हमने सपोज 5 डेज जो है वो एक्स्ट्रा हमने स्पेयर कर दिए। 5 डेज हम किसी भी चीज के लिए यूज कर लेंगे, हमारे पास रहे 35 डेज। अब 35 में से सपोज आपने 15 डेज जो है फिजिक्स के लिए निकाल लिए, 10 आपका केमिस्ट्री के लिए हो गया और 10 आपका मैथ्स के लिए हो गया। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 35 डेज हो गए, 5 हमने स्पेयर में रखे हुए हैं, उसको हम बीच में एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ डेज में ये सारी चीजें क्लासीफाई कर लेनी है सब्जेक्ट वाइज। अब ये जो मैंने डेज बताया आपको एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं करना, इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट। जैसा मैंने बताया कि आपको कस्टमाइज करना है इसको बिल्कुल अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप चाहे तो नंबर ऑफ डेज इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक को आपने 12 दे दिए, एक को 13 दे दिए और बचे हुए तीसरे सब्जेक्ट को दे दिए। इट्स अप टू यू। आप देखें कि कितने नंबर ऑफ डेज का आपको प्लान करना है और उसी के हिसाब से जो डिफिकल्टी है आपको पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर ऑफ डेज आप असाइन करें। तो ये काम हमने कर लिया। अब हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए नंबर ऑफ डेज डिसाइड हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, अब आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सेक्शंस बनाने हैं, ग्रुपिंग करनी है टॉपिक्स की, या आप पूरा सेक्शन भी ले सकते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आप समझिए। जैसे फिजिक्स का मैं एग्जांपल लेता हूं, आप समझिए कि आपने एक सेक्शन ले लिया ऑप्टिक्स का, आपने एक सेक्शन बना लिया पूरा जिसमें आपने मोशन ले लिया, जिसमें स्ट्रेट लाइन मोशन, रिलेटिव मोशन, सर्कुलर मोशन सारा आ गया। ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। अलग अलग आप सेक्शन बना लें। मॉडर्न फिजिक्स पूरा आपने एक सेक्शन ले लिया। इट्स अप टू यू कि आप सेक्शन जो है वो किस तरह से बनाना चाहते हैं, क्लस्टर्स जो है टॉपिक्स के वो किस तरह से बनाना चाहते हैं। अब इसमें भी आप ध्यान दें कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए बहुत इजी हैं और कौन से डिफिकल्ट हैं, उस बेसिस पर आप क्लस्टर्स बनाएं। डिफिकल्ट सेक्शन बना ले, इजी सेक्शंस के क्लस्टर्स बना ले, और इस तरह से आप डिफरेंट सेक्शंस बना ले। तो टोटल फिजिक्स जो है उसके सपोज आपने 10 सेक्शंस बना लिए, अलग अलग सेक्शन मिला करके उनके क्लस्टर्स बना लिए, 10 क्लस्टर्स बना लिए, ठीक है, या आपने 8 बना लिए या 5 बना लिए। इट्स अप टू यू आप कैसे करना चाहते हैं। उसके बाद उन क्लस्टर्स को भी आपने नंबर ऑफ डेज असाइन करने हैं। सपोज मेरे पास फिजिक्स के लिए 15 डेज थे और मैंने जो है वहां पर 10 क्लस्टर्स बनाए हैं। अब एक क्लस्टर को मैंने जो है एक टॉपिक ग्रुप ऑफ टॉपिक्स को मैंने 2 दिन असाइन किए, एक को 1 दिन असाइन किया। जो ज्यादा डिफिकल्ट है उसको ज्यादा टाइम असाइन करें। जैसा मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट हम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो ज्यादा डिफिकल्ट है उसको ज्यादा टाइम असाइन करें। इस तरह से सब्जेक्ट में आपने जो टॉपिक हैं उनके जो ग्रुप बनाए हैं उनको ग्रुप्स को आपने नंबर ऑफ डेज असाइन कर दिए। इसी तरह से इंडिविजुअल सब्जेक्ट में करें। मैथ्स में भी हमने ऐसा ही किया और केमिस्ट्री में भी हमने ऐसा ही किया। तो इस तरह से हमारे जो सारे नंबर ऑफ डेज हैं वो सारे सब्जेक्ट्स में और सारे टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। इसमें मेन आइडिया हमारा क्या है कि जो सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट है, जो टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको हमने ज्यादा नंबर ऑफ डेज असाइन किए हैं। इसके बाद आपको उन पर्टिकुलर डेज में वो सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। अब ये जो नंबर ऑफ डेज हैं इनको आपने यूज किस तरह से करना है। आप चाहते हैं तो आप एक साथ भी कर सकते हैं एक सब्जेक्ट को, और डिफरेंट ग्रुप्स बना करके भी कर सकते हैं। एक साथ करना डिफिकल्ट होता है। जैसे अगर आपने अज्यूम किया कि आप 15 दिन पूरा फिजिक्स करेंगे, फिर बचा हुआ 10 डेज मैथ्स, फिर 10 डेज केमिस्ट्री, सो दिस इज नॉट वेरी फ्रूटफुल। ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। आप क्या करें, आप उठाएं एक क्लस्टर, 2 दिन वाला एक फिजिक्स का मैंने क्लस्टर उठाया कि 2 दिन में इतने टॉपिक फिजिक्स के हैं, और ऐसी 2 दिन वाला मैंने एक मैथ्स का उठा लिया, या 1 दिन वाला मैथ्स का उठा लिया, या 1 दिन वाला केमिस्ट्री का उठा लिया। इट्स अप टू यू, जिसका भी आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहे। तो मैंने मैथ्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बनाया। अब मेरे पास 2 दिन फिजिक्स के थे, 1 दिन केमिस्ट्री का था, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए, 3 डेज हो गए। अब 3 डेज में मेरे पास कुछ टॉपिक्स फिजिक्स के हैं, कुछ टॉपिक्स केमिस्ट्री के हैं या मैथ्स के हैं। अब आपको क्या करना है, आप करें अब अपने दिन को भी, आप पूरे डे को भी आप 2 हाफ्स में डिवाइड करें। तो फर्स्ट हाफ में जब आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो जो ज्यादा डिफिकल्ट है उसको उस टाइम पे पढ़ें जब आप ज्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं। जैसे मॉर्निंग आपको अच्छा लगता है तो आप मॉर्निंग के टाइम में यानी टिल आफ्टरनून आप पहले पूरा फिजिक्स का जो टफ टॉपिक आपने लिया क्लस्टर में, और क्लस्टर में जब 2 सब्जेक्ट आप मिक्स कर रहे हैं तो एक टफ ले रहे हैं तो दूसरा वाला ईजी उठाना है, ठीक है। जैसे मैथ्स फिजिक्स वाला जो क्लस्टर उठाया अपन ने वो टफ वाला उठाया, तो केमिस्ट्री वाला या मैथ्स वाला इजी उठाएंगे अपन, ठीक है, ताकि एक साथ बर्डन नहीं आएगा, हम बर्न आउट नहीं होंगे। अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है,
टफ वाला उठाया, टफ वाला आपका जो कंफर्टेबल टाइम है उसमें आपने हाफ डे में फिजिक्स किया, नेक्स्ट हाफ डे में आपने केमिस्ट्री किया या मैथ्स किया, तो वो जल्दी जल्दी हो गया, अच्छा भी फील आया, कॉन्फिडेंट भी लगा हमें, क्योंकि वो हमको अच्छे से आता था। ठीक, वो कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आप उसमें जैसे केमिस्ट्री उठाया था वन डे के लिए, तो वन डे वाला आप मैथ्स उठा लें, और 2 डे वाला फिजिक्स तो चल ही रहा है, तो सेकंड डे में फिर फिजिक्स भी चल रहा है, उधर आपका मैथ्स या केमिस्ट्री जो भी था वो आ गया। तो इस तरह से आपका 3 दिन का पूरा टाइम पीरियड खत्म हो गया, 3 या 4 दिन का। उसमें आपने 2 दिन का फिजिक्स लिया था, 1 दिन का मैथ्स लिया था, 1 दिन का केमिस्ट्री लिया था, तो 4 दिन में ये कंप्लीट हो गया। फिर आप दूसरा सेट उठा लें, इस तरह से आप चलते रहें। ठीक है, ये आपको काम करना है। अब किस तरह से यहां पर तैयारी करनी है ये भी देखें। आपने क्या करना है कि आपके जो प्रीवियस नोट्स हैं, जो आपने पहले शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ड्यूरिंग द स्टडी, या जो भी स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं या जो थ्योरीज हैं उनके थ्रू, सबसे बेस्ट होता है क्लास नोट्स या शॉर्ट नोट्स आपने जो हैंड रिटन बनाए हुए हैं वो बेस्ट होते हैं, तो आप उनके थ्रू रिवीजन करें। और उसके पहले आपने जो क्वेश्चंस मार्क किए होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल टेंडेंसी है या एक नॉर्मल तरीका है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हम मार्क करते हुए चलते हैं कि कुछ क्वेश्चन है ये फर्स्ट टाइम में नहीं बने थे, सेकंड टाइम में बन गए थे, कुछ जो थे वो थर्ड टाइम में भी नहीं बने थे, तो इस तरह के क्वेश्चन हम मार्क किए हुए रहते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करें, कोशिश ये करें कि जो भी क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग द रिवीजन उनके सॉल्यूशन हमारे पास हो। अदरवाइज क्या होगा कि किसी क्वेश्चन पर हम स्टक हो गए हैं लास्ट मोमेंट पर और उसका हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वही एक क्वेश्चन आपका काफी टाइम कंज्यूम कर लेगा। तो अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबिलिटी हो, उन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, अटेम्प्ट करें, दैट वुड बी यूजफुल फॉर यू, ताकि कोई भी क्वेश्चन स्टक नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आगे की स्टडी आपकी इफेक्ट होगी और माइंड में वही क्वेश्चन चलता रहेगा और वो सॉल्व भी नहीं हुआ है हमारा, क्योंकि उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया हमें, तो उसके सॉल्यूशन के लिए फिर हम भटकते रहेंगे लास्ट मोमेंट पर। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, तो आपको क्या करना है कि जो सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है उन्हीं को आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उन्हीं के थ्रू रिवीजन करना है। नोट्स आपने सबसे पहले रिवाइज करने हैं और उसमें भी आप देखते चलें कि किन चीजों में हमें ज्यादा डिफिकल्टीज है, किन चीजों में कम डिफिकल्टीज है। जो इजी हैं उनको जल्दी जल्दी गो थ्रू आप करें। ठीक है, उसके साथ ही साथ आप इसमें टेस्ट की जो प्रैक्टिस है वो भी कर सकते हैं, आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं। जैसे आपने जो क्लस्टर उठाए हैं, जैसे आपका 3 दिन का सेट कंप्लीट हो गया, तो उन 3 दिन में जो टॉपिक्स हुए हैं उनका आप टॉपिक वाइज टेस्ट कर सकते हैं। आधे घंटे का, बहुत लंबा लेंथी नहीं करना है, 3 घंटे का फुल सिलेबस ना करें आप करें आधे घंटे का, आपने टॉपिक वाइज टेस्ट कर लिया। एनटीए की जो वेबसाइट्स है उस पर आप जाएं, वहां पर मॉक अवेलेबल है, वो करें, या जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं उनके टेस्ट करें हम, और जल्दी से उनको करें टाइम बाउंड मैनर में। ऐसा नहीं कि हम लेके बैठे हैं, 30 मिनट्स का है, 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, उसका एनालिसिस किया, देखा क्या इश्यूज हैं, सॉर्ट किए, आगे बढ़े, थोड़ा स्पीड रखना है आपको। ठीक है, अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो 5 दिन हमने सेपरेट किए, बीच में आपको कभी लगे कि ब्रेक की जरूरत है तो आधा दिन का आप ब्रेक वहां पर वो 5 दिन में एडजस्ट कर सकते हैं, उस ब्रेक का भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप बीच में 5 जो है, हमने 5 दिन लिए हैं या 4 दिन, जितने भी आप एक्स्ट्रा निकालना चाहें वो आप निकाल सकते हैं, और उनमें आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हैं। फुल सिलेबस टेस्ट या जो भी टेस्ट आप दें उनके लेवल का थोड़ा ध्यान रखना है, वो लेवल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी ना हो कि हम मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा लड्डू भी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, आपके मॉडरेट लेवल होना चाहिए। मॉडरेट लेवल होने से क्या फायदा होगा कि अगर बहुत इजी हुआ तो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, और अगर बहुत टफ हुआ तो हमारा मोरल डाउन हो सकता है और आगे की स्टडी, हमारी जो रिवीजन का प्लान है वो पूरा कचरा हो जाएगा, हम बिल्कुल रिवाइज नहीं कर पाएंगे और हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो हमें ना ओवर कॉन्फिडेंस होना है, ना अंडर कॉन्फिडेंट रहना है, हमें कॉन्फिडेंट रहना है। तो उसके लिए मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, टेस्ट सीरीज की बात हो चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात हो, तो उस बेसिस पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो इसमें कुछ चीजों का आपको बारीकी से ध्यान रखना है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि आपने बिल्कुल इजी टॉपिक सारे एक साथ नहीं ले लेने हैं और बिल्कुल टफ भी एक साथ नहीं ले लेने हैं, आपको कॉम्बिनेशन में चलना है। ठीक है, और आपको ऐसा नहीं कि आपने जैसे 4 दिन डिसाइड किए हैं, 2-2 दिन एक एक क्लस्टर के डिसाइड किए हैं, या 4 दिन एक ही क्लस्टर का दिया है, जो वॉट एवर इट इज, तो आपको ऐसा नहीं कि उसी दिन में अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो पैनिक हो जाए। आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जैसे लग रहा है कि ये 3 दिन का मेरा प्लान था, शेड्यूल था इन पूरे टॉपिक्स का, तो मेरे अभी 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, आधा ही कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर लेना, और जहां पर आपने थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया है उस टाइम को हम वहां से कम कर लेंगे, या जो हमने 5 दिन या 4 दिन जो भी एक्स्ट्रा रखे हैं वहां से आप एडजस्ट कर लें। तो इस तरीके से आप जो है पूरा अपना रिवीजन प्लान कर सकते हैं। इसमें मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक चीजें इसलिए नहीं बताई है क्योंकि एक फ्लेक्सिबल अप्रोच मैंने आपको बताई है।
प्लान होना जरूरी है। वो 100% एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कोशिश करें कि हम पूरे से पूरा उसको एग्जीक्यूट करें। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर रखी गई है ताकि आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर लें। और ये प्लान काफी सारे स्टूडेंट्स ने फॉलो किया है और उन्हें काफी अच्छे बेनिफिट्स भी मिले हैं। ध्यान रखें, ये हम कब की बात कर रहे हैं कि कुछ दिन है हमारे एग्जाम में, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, उस दौरान की हम बात कर रहे हैं। और रैंडमली अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, आप कुछ भी जो मन में आया वो उठा करके पढ़ रहे हैं, तो आप वो कॉन्फिडेंस कभी भी गेन नहीं कर पाएंगे। यू विल ऑलवेज फील कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ हमारा छूट गया है। जब भी एग्जाम देने जाएंगे आपको हमेशा लगेगा कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। तो आप ये क्विक रिविजन आप करेंगे, इसको आप और शॉर्ट टाइम पीरियड में भी लेकर आ सकते हैं। आपका जो पढ़ने का तरीका है उसको और शॉर्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ नोट्स ही देखना चाह रहे हैं या सिर्फ आप कुछ क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर प्रिपरेशन कितना आप, क्योंकि रिवीजन डिपेंड करता है कि आपने प्रिपरेशन कैसी की है, कहां से की है और कितनी डेप्थ में की है। उसी बेसिस पर आपका रिवीजन प्लान हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्लान करना। बिना प्लानिंग के आप लोग जो है इस रिवीजन को या किसी भी तरीके के रिवीजन को आप फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे। तो प्लानिंग इज मस्ट। प्लानिंग टाइम बाउंड प्लानिंग होनी चाहिए। तो आपको पूरा टाइम बाउंड प्लानिंग करना है। और हमने एक बार पूरा 30 डेज 40 डेज का प्लान बना लिया, उसके बाद आपने 2-2 दिन के 3-3 दिन के प्लान बनाने हैं और उनको अचीव करना है। क्योंकि अगर 30 डेज को एक साथ देखेंगे सो इट वुड लुक लाइक अ मैमोथ, ठीक है, एक बहुत बड़े माउंटेन की तरह नजर आएगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या होना है। लेकिन अगर आप 2-2 दिन के टारगेट रखेंगे, एक दिन का टारगेट रखेंगे, आप ये देखेंगे कि कल मुझे ये करना है, सिर्फ ये मेरे टॉपिक्स हैं, कल का डे डिसाइडेड है, फिजिक्स का इतना है, केमिस्ट्री का इतना है, उसको निपटा दिया, फिर नेक्स्ट डे चले। तो इस तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा, यू विल कीप एंगेज्ड एंड आपको सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो ये आपको सबसे पहले कर लेना है। तो आज ही आप लोग पूरा दिन चाहे दे दीजिए, ये पूरा प्लान कीजिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि प्लानिंग में अगर आप टाइम भी लगा रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि एक दिन पूरा इसी में जाएगा, घंटों जाएंगे, कौन लिखेगा, सब कुछ कौन करेगा। आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अगर पॉसिबल नहीं हो तो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए आपके टॉपिक्स का, उसमें ही आप मार्क कर लीजिए, कॉम्बिनेशन बना लीजिए, नंबर ऑफ डेज डिसाइड कर लीजिए, तो जो भी है। लेकिन ये जरूर करें बेटा आप, और उसके अकॉर्डिंग आप रिविजन अपना प्लान करें। क्योंकि बिना प्लानिंग किए, चाहे आप कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो और आप कितना भी ज्यादा ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, लेकिन आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने में थोड़ा सा लैग कर जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना है और आपको कोशिश करनी है कि लास्ट में एक अच्छा लीप मारें, एक अच्छा जंप मारे, ताकि हम काफी स्टूडेंट से, काफी कॉम्पिटिशन से आगे निकल जाए। तो ये आज के लिए मैंने आपको रिविजन के बारे में बताया। इसी तरीके के और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अपनी प्रिपरेशन के लिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो।